cell works as galvanic cell and during charging it works as electrolytic cell. ये हम चीज क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी सेल है, ठीक है ना, सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होगी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होने वाली है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, देन द सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग का मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और अगर हम ये कह रहे हैं कि डिसचार्जिंग है, इसका मतलब सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और जब ऐसा होता है देन सेल बिकम्स गैल्वेनिक सेल, ठीक। ये जो दो पॉइंट है, जो नॉर्मल अपने मोबाइल में बैटरी होती है या रिचार्जेबल बैटरी जो होती है, उनका ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। जब अगर मान लो आपने प्लग हटा दिया चार्जिंग से, ठीक है, तो अब आप उस बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। और क्यों प्रोड्यूस कर रही है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा आप उसको चार्जिंग पे लगा देंगे, तो चार्जिंग पे लगाने पे क्या होगा कि फिर उस केस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है एक तरह से, कि एक बार हमने ए से बी बना दिया, ए खत्म हो गया, फिर हमने बी से वापस क्या बना दिया, ए बना दिया, ताकि फिर दोबारा वो यूज के लिए तैयार हो सके। अब इस चीज को हम जो है एक एग्जांपल समझ रहे हैं, सॉरी, एग्जांपल ये है कि हमने एक डेनियल सेल बनाया जिंक से Zn+2, और ये 2 लीटर 1 मोलर ले लिया, इधर हमने ले लिया कॉपर +2, ये भी 2 लीटर 1 मोलर, और यहां पे कॉपर मुझे दे दिया E0 जिंक से Zn+2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और E0 कॉपर से कॉपर +2 इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। ठीक, अब देखिए सबसे पहला पार्ट तो मुझसे पूछा कि व्हाट इज E0 सेल। E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सीधा बता सकते हो। मैं इसको कैसे लिख दूं? E0 जिंक से किस में जा रहा है, Zn+2 में, प्लस E0 कॉपर +2 से किस में जा रहा है, कॉपर में। अब यहां बिल्कुल आसान है, देखना, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, ठीक। और ये मुझे दे दिया 0.76 एंड दिस इज प्लस 0.34। प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे कॉपर से कॉपर +2 दिया हुआ है, मैंने रिवर्स किया उसे, कॉपर +2 से कॉपर, ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक। अब मुझसे पूछा दूसरा पार्ट कि व्हाट इज द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल पोटेंशियल लिखने के लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन क्या है कि जिंक प्लस कॉपर +2 से हम बना रहे हैं Zn+2 प्लस Cu। मैं लिख दूं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दिस इज ऑल्सो 1 मोलर। तो मैं क्यू निकाल सकता हूं, क्यू आएगा Zn+2, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अपॉन Cu+2। मैं यहां रख दूं तो यह आ जाएगा 1/1 यानी कि 1।
इलेक्ट्रॉन हम कितने काट रहे हैं, n इज इक्वल टू 2। तो इस केस में E इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दूं, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 ऑफ, यहां से आ जाएगा Q। Q की वैल्यू तो 1 रखूंगा तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस वक्त सेल का जो पोटेंशियल होगा वो 1.1 वोल्ट ही होगा। ठीक, यानी कि अगर मैंने ये सेल तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं किसी भी टाइम इसे ज्वाइन करूंगा किसी सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से, तो यहां रिएक्शन होगी और इमीडिएटली t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट, जो कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इधर चलती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। इसका मतलब Q बढ़ता जाएगा। Q नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में अगर Q इधर बढ़ेगा तो इसका मतलब ओवरऑल E पे फर्क पड़ेगा, E कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सेल वर्क करेगा पोटेंशियल जो उसे मिलने वाला है वो कम होता जाता है, यानी कि एक तरह से सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसे जो है एक्सटर्नल सर्किट से कंबाइन कर दूं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक्सटर्नली पास कर दूं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि रिएक्शन जो है उल्टी डायरेक्शन में होने लग जाएगी। ये तब है जब ये डिस्चार्ज हो। अगर मैं इसे चार्ज करने लग जाऊंगा तो ये रिएक्शन इधर होने लग जाएगी, ठीक है ना। तब क्या होगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो फिर दोबारा मैं प्लग को हटाऊंगा, तो जब वो एकदम इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट करेगा तो फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे कि वो कितना दे सकता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो ये है कि ये हमने सेल बनाया है गैल्वेनिक सेल, और हमने इससे पोटेंशियल निकाल लिया। अब इसका आगे का पार्ट देख रहे हैं, वन चार्जिंग डिस्चार्ज। सेल का कंस्ट्रक्शन था कि हमने यहाँ पे जिंक रोड रखी हुई थी और उसको कनेक्ट करके यहाँ पर कॉपर रोड रखी हुई थी, और सॉल्यूशन यहाँ रख दिया था हमने कॉपर +2, और यहाँ पर जो है हमने सॉल्यूशन रखा था जिंक +2, ठीक। और हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया था इस तरीके से। अब एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि ये डिस्चार्ज हो, डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि ये करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा और किसकी तरह काम कर रहा होगा, गैल्वेनिक सेल की तरह, गैल्वेनिक सेल। तो इस वक्त करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, ठीक है, और जिंक यहां से इधर आने लग गया और कॉपर +2 यहां से इधर जाने लग गया। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। अगर मान लो, इसका मतलब अगर आप वायर कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, तो एक करंट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से पास होती, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल, ठीक। अगर मान लो हम इसे जो है नेक्स्ट केस हम करेंगे चार्जिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक। तो चार्जिंग करते वक्त ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है तो ये जिंक, ये कॉपर, ठीक, यहां पर इस तरीके से सर्किट है। तो अब की बार क्या होने लग जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन को अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ये यहां पे हो रहा था तो दिस वाज एनोड एंड दिस वाज कैथोड। अब पोलैरिटी रिवर्स होने वाली है। पोलैरिटी रिवर्स ये होगी कि नाउ इट बिकम्स कैथोड एंड इट बिकम्स एनोड। हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इस वक्त, और अगर ऐसा हो गया तो रिएक्शन क्या होने लग जाएगी कि अगर ये एनोड है तो कॉपर से सॉल्यूशन में कॉपर +2 जनरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। और इधर Zn+2 जो है आयन पड़े हुए हैं वो इधर पहुंच के जमा होने लग जाए। और अगर मैं रिएक्शन बोलूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट जोड़ूं तो Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन से Zn, और कॉपर से कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन। नाउ द नेट सेल रिएक्शन इज कॉपर + Zn+2 से कॉपर +2 Zn। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ये कब है कि जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया है, ठीक है। अब इस वक्त आप देख सकते हो कि जब ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा तो जो रिएक्शन है
गैल्वेनिक सेल मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? अब जब हम करंट इसमें पास करेंगे तो द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जो रिएक्शन यहां दिखाई दे रही है वो रिएक्शन यहां से रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब मैं करंट पास करूंगा तो उसी हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, ठीक ना, ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। अब मैं पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए इसको चार्ज कर दूं तो जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने वहां ली थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, फिर नई कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी, फिर मैं प्लग हटा लूं, उसके बाद फिर मैं उसको डिस्चार्ज करना चालू करूं, तो फिर जैसे ही क्यू बदलेगा, ये बदलने का मतलब क्यू बदल रहा है, और जैसे क्यू बदला पोटेंशियल बदल जाएगा। तो मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्टिकुलर कुछ टाइम तक इसको चार्ज कर दिया जाए और आफ्टर चार्जिंग व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी चेंज हो जाती है ना। तो वही पार्ट देख रहे हैं हम। सी पार्ट है, इफ अबोव सेल इज चार्ज्ड विद 96.5 एम्पियर करंट till 1000 सेकेंड, ठीक है, हमसे पूछ लिया है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल आफ्टर चार्जिंग। मतलब आप ये सोचो कि प्रैक्टिकली एक बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज होगी, हमने चार्ज पे लगा दिया, तो चार्ज करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जब मैं उसको हटा लूंगा तो उस वक्त वो कितना पोटेंशियल देगी हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन ये देखें कि जब हमने सेल बनाया तो T इज इक्वल टू 0 पर हमने Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 मोलर और वॉल्यूम है 2 लीटर। तो मोल Zn+2 कितने पड़े हुए थे इसमें, 2 × 1, और कॉपर +2 भी हमने लिया है 1 मोलर एंड 2 लीटर। तो मोल कॉपर +2 भी कितने पड़े हुए थे, इज इक्वल टू 1 × 2 मोल। अब आप ये देखो कि जब अपन पास कर रहे हैं करंट को तो मोल Zn+2 इज इक्वल टू कितना होगा, मोल Zn+2 होगा IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500, सही है। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 मोल, ठीक। ऐसे ही अगर मैं लूं N कॉपर +2 तो N कॉपर +2 IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ मोल। लेकिन अब रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन हो रही है कॉपर प्लस Zn+2 से Zn प्लस कॉपर +2। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और ये बढ़ेगी। इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा, कंज्यूम्ड, और ये क्या आ जाएगा, फॉर्म्ड। यानी कि T इज इक्वल टू 0 पर Zn+2 मैंने कितने लिए थे, 2 मोल, कॉपर +2 कितने लिए थे मैंने, 2 मोल। रिएक्शन चलने वाली इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू T के बाद या आफ्टर चार्जिंग मैं बोलूं कि 2 में से आधा मोल खत्म हो गया और इधर 2 प्लस कितना मोल बन गया है, हाफ मोल। तो नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3/2, 1.5 अपॉन वॉल्यूम मैंने कितना लिया है, 1 लीटर, 1.5 मोलर, और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1 बराबर 2.5 मोलर। अब इतनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है। हमने लिया था 1 मोलर, लेकिन अब कितना हो चुका है, ये एक मिनट, वॉल्यूम मैंने कितना लिया, 2 लीटर, सॉरी 2 से डिवाइड करूं तो कितना है, 0.75, और ये कितना हो जाएगा, 1.25। मैंने स्टार्टिंग कहां से किया था, T इज इक्वल टू 0 पे 2 मोल लिए थे, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, चार्ज कर दिया, तो मोल चेंज हो गए। अब दोबारा मैं इसके लिए करंट अगर प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, दोबारा गैल्वेनिक सेल की तरह,
तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, ठीक है। अब बताइए मैं रिएक्शन क्या लिखूं, कॉपर प्लस 2 अपॉन Zn+2 या Zn+2 अपॉन कॉपर प्लस 2? Zn+2 अपॉन कॉपर प्लस 2। कारण क्या है कि ये रिएक्शन तो कब थी, जब हम चार्ज कर रहे थे, और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी। जब मैं चार्ज करके हटा लूंगा तो उसके बाद तो ये सेल इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करेगा, तब तो रिएक्शन कौन सी होगी, Zn+Cu+2 से Zn+2। तो इसलिए मैं ऊपर Zn+2 लिख रहा हूं, नीचे ये किस वक्त है, जब ये दोबारा डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक। तो ये चीज मैं क्या लिख सकता हूं, 1.1 अभी निकाला था, माइनस 0.0591/2 log 10, Zn+2 है 0.75 और ये चीज कितना है 1.25। कर लेंगे इसको सोल्व। अब आप ये बताओ कि ये पोटेंशियल बढ़ गया कि कम हो गया, पहले से डिस्चार्जिंग करने से पहले बढ़ गया, क्योंकि Q की वैल्यू जो है ना, वो Q की वैल्यू मैं यहीं से लिख दूं कि Q जो है ये Zn+2 अपॉन Cu+2, तो Q की वैल्यू तो कम हुई है ना, 0.75 अपॉन 1.2, तो Q की वैल्यू कम होगी अगर इसकी, तो ये तो माइनस में है ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो वो है कि जब मैंने सेल बनाया 1 मोलर लेके, उस वक्त अगर मैं उसको कनेक्ट करूंगा एक्सटर्नल सर्किट से तो पोटेंशियल डेवलप करेगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उसको यूज करने की बजाय उसे चार्जिंग पे लगा दिया, तो चार्जिंग में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी इतने टाइम तक। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, चार्जिंग की उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनके मोल चेंज होंगे, तो शुरू में 2 मोल, लेकिन अब कितना खत्म होगा ये पता लगेगा यहां से, ठीक है ना। वैलेंसी फैक्टर IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 9, तो ये आधा मोल कंज्यूम हो गया, ये आधा मोल बन गया। ये मुझे कैसे पता लगा कि ये कंज्यूम हुआ, क्योंकि रिएक्शन जो है Zn+2 से क्या बन रहा है, जिंक, और इधर से क्या बन रहा है, कॉपर +2, तो ये तो कंज्यूम हो गया और ये फॉर्म हो गया। इसका मतलब आधा मोल खत्म हो गया और आधा मोल बन गया। दोनों के मोल पता लग गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन आ गई दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो अगेन फिर वापस मैं E के फार्मूले में रख दूं तो Q की वैल्यू चेंज हो चुकी है, E0 वही रहेगा फिक्स 1.1 वोल्ट, और हम इससे नए E की वैल्यू निकाल देंगे पोटेंशियल। तो अगर आप बीच में उसको चार्ज पे लगा के वापस हटा के यूज करने लगे तो फिर पोटेंशियल ज्यादा मिलने लग गया, है ना, क्योंकि चार्जिंग करने से उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो चेंज हो चुकी है। तो इसी तरीके से हर सेल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन होती है, समझ में बात हो। तो लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि रिएक्शन शुड गो इन बोथ डायरेक्शंस, इट शुड बी रिवर्सिबल टाइप। अगर कहीं ऐसी रिएक्शन ले ली जो नॉन रिवर्सिबल है, यानी कि इरिवर्सिबल है, तो फिर वो सेल केवल डिस्चार्ज ही होगा, फिर दोबारा चार्ज करना उसको पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ these cannot be recharged, cannot be recharged again after use। एक बार अगर ये सेल काम में आ गए तो उसके बाद जो है फिर ये दोबारा यूज में नहीं लिए जा सकते हैं, रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल है लेक्लांचे सेल। अब लेक्लांचे सेल जो है वो जो नॉर्मल बैटरीज में पड़ते हैं, टॉर्च में जो बड़े वाले सेल आते हैं, उनको हम जो है नॉन रिचार्जेबल या प्राइमरी सेल में, दीज आर नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल। लेक्लांचे सेल की जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है ना। इसमें जो है सबसे पहले तो एनोड जो है वो जिंक का बनाया जाता है, ठीक है, और कैथोड जो है वो बनाया जाता है यहां पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर, ठीक है। तो अगर ये सेल आपने तोड़ा हो कभी, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ग्रेफाइट रोड लगा देते हैं, ग्रेफाइट रोड फॉर
पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उस सेल को तोड़ा जाता है तो सेल में जो है एक आसपास जो लेयर होती है वो जिंक मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है ना, और उसके अलावा अंदर एक ग्रेफाइट की कार्बन की एक रोड पड़ी होती है ब्लैक कलर, ठीक है। तो उसका काम तो सिर्फ ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करेगा, बिकॉज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका काम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह होगा। दिस इज एक्टिंग एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक। अब अगर मान लो मेरे पास एनोड और कैथोड के मटेरियल हो गए तो इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, NH4Cl, ठीक है ना, प्लस ZnCl2 का पेस्ट। तो उसमें है ना लिक्विड भरा होता है, लिक्विड मतलब पेस्ट, वो पेस्ट इन दोनों कंपाउंड का होता है। अब हमें देखना है कि रिएक्शंस इसमें क्या क्या होती है होगी इसमें। जैसे मैं लूं सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, तो जिंक कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड ये एक्वस, ठीक है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये यहां हो जाएगी। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Zn+2 बन रहा है इसीलिए अपन ने ZnCl2 का पाउडर लिया है, पेस्ट लिया है। कैथोड पे रिएक्शन होगी कि MnO2 प्लस NH4 प्लस मिलकर बनाने लग जाएंगे MnOOH प्लस अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक। अब इस केस में Mn या इसकी जगह जो है आगे हम ये भी लिख सकते हैं और Mn2O3, तो ये कौन सी स्टेट में है, +3 में, ये भी कौन सी स्टेट में, +3 में, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। अब होगा ये कि जो Zn+2 है वो अमोनिया के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnNH3(4)+2, ठीक। यानी अमोनिया गैस जैसे रिलीज होगी तो अमोनिया गैस लिगेंड की तरह काम करके Zn+2 के साथ रिएक्शन कर लेगी और उसमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन की एक खासियत है कि ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि अगर आप दोबारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो रिएक्शन यहां रिवर्स नहीं होती है ना, रिवर्स नहीं होगी तो दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्ज। तो एक बार ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया उसके बाद ये सेल फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। और खत्म क्यों हो गया सेल, क्योंकि ये जो जिंक जो है या तो जिंक खत्म हो गया या उसमें वो पेस्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन में काम आ रहा है NH4 प्लस या MnO2 या Zn+, इनमें से कोई भी चीज खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन स्टॉप होगी। तो आफ्टर यूज जब वो सेल होते हैं तो उनको काफी टाइम बाद अगर देखो तो कमजोर हो जाते हैं वो सेल, ठीक है ना। वैसे तो शुरू में आते हैं सॉलिड होते हैं एकदम, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय बाद यूज करने के बाद हाथ से भी दबाए जा सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि जिंक जो है उसके आसपास जो लेयर की रोड लगाई है वो जिंक खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो जो कवर है उसके आसपास का वो पतला होता जाएगा और वो सेल कमजोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये सेल जो है किसमें आता है, प्राइमरी सेल में, एग्जांपल इज लेक्लांशिया सेल। दूसरा सेल जो हम देख रहे हैं ये है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो है इनका दूसरा नाम है रिचार्जेबल बैटरीज। नाम से पता लग रहा है इट कैन बी रिचार्ज्ड। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी काम आती है कार या जीपों में या घरों में इन्वर्टर में, ठीक है ना। तो जो इन्वर्टर में बैटरी होती है या कार या जीप में जो बैटरी होती है वो इस टाइप की होती है और इसकी खासियत क्या होती है कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं वापस, ठीक है ना। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले एनोड, एनोड बना होता है लेड का। कैथोड, कैथोड बना होता है PbO2 का, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट जो हम भरते हैं उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है सॉल्यूशन H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन 38%, ठीक है।
तो ये तीन चीजें होती है लेड स्टोरेज बैटरी में, पीबी, PbO2 और H2SO4। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है ये हमें देखना है। एनोड पे, एनोड पे जो लेड मेटल होता है सॉलिड, सॉल्यूशन में SO4-2 पड़ा हुआ है एक्वस, ये दोनों मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे, PbSO4। इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये, तो ये PPT बन जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी है, कैथोड पर। ठीक, तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी कि PbO2 सॉलिड, ठीक, ये साथ में SO4-2 प्लस H+ से रिएक्ट करने लग जाएगा और ये भी बना देगा PbSO4 सॉलिड, साथ में वाटर। अब मैं इसको बैलेंस कर लूं, PbO2 है तो 2 ऑक्सीजन है यहां पर, तो यहां 2 लगा दे, पर हाइड्रोजन 4 बैलेंस करने हैं, यहां मैं 4 लगा दूं। ठीक है, और साथ में जो है मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करूं, तो आप ये देख लो कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है दोनों। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ दूं मैं, तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो Pb सॉलिड प्लस यहां जाएगा PbO2 सॉलिड प्लस 4H+ एक्वस प्लस 2SO4-2 एक्वस से 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। मैं क्या कर सकता हूं कि इन दोनों को मिलाकर H2SO4 लिख सकता हूं। तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस से 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O। ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी अगर सेल काम करता रहा, डिस्चार्ज होता रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये एक मल्टीपल क्वेश्चन बनता है। यहां से कंटिन्यूअसली लेड का अमाउंट कम होगा, PbO2 कम होगा, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और ये किस में बदलता जाएगा, PbSO4 में। तो PbSO4 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, वाटर जो है वो उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, मतलब एक तरह से सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक ना, तो याद करने का तरीका क्या है, एनोड लेड का और कैथोड PbO2 का, और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। इन तीनों को मिला दे, इन तीनों को मिला दिया तो इनसे क्या बना दिया, PbSO4 प्लस वाटर। रिएक्शन आसान है याद करना, ठीक है ना। एनोड पे क्या करोगे, Pb प्लस SO4-2 से PbSO4, और कैथोड पे क्या करोगे, PbO2 प्लस H2SO4 मिलाकर उससे क्या बना देंगे, PbSO4 प्लस वाटर। ठीक, ये रिएक्शन कहां हो गई है, डिस्चार्जिंग पे। अगर हम बोले कि ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, तो चार्जिंग के समय रिएक्शन जो है उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिचार्जेबल बैटरी क्यों है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये इसमें कन्वर्ट होना चालू कर देगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नाउ इट कैन बी यूज फर्दर, समझिए बात को। यानी पहले तो ये सारा खत्म हो किसमें बदल जाएगा, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, रिएक्शन इधर जाएगी, ये सारा खत्म होगा और वापस ये बन जाएगा। अब वापस ये सेल काम करने के लिए तैयार है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग 2 PbSO4 प्लस 2H2O से Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, तो वापस ये बन रहा है। डिस्चार्जिंग के वक्त ये किसकी तरह काम कर रहा है, डिस्चार्जिंग के वक्त ये किसकी तरह काम कर रहा है, मूर्ख हो या गूंगे हो तुम सब। डिस्चार्जिंग के वक्त ये किसकी तरह काम कर रहा है, कौन से सेल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
सॉरी डिस्चार्जिंग गैल्वेनिक सेल, और इस वक्त इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझिए बात। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि दोनों, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होगा। डिस्चार्जिंग के वक्त ये दोनों का अमाउंट कम होगा और चार्जिंग के वक्त इन दोनों का अमाउंट बढ़ता है, यानी कि PbSO4 खत्म होगा, वाटर खत्म होगा, Pb बनेगा, PbO2 बनेगा और H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समझ बात हो। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें टाइम टू टाइम डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। डिस्टिल वाटर का लॉजिक क्या है कि अगर वाटर होगा तभी तो रिएक्शन होगी चार्जिंग के वक्त। अगर मान लो सेल सूखा पड़ा हुआ है तो अगर उसमें वाटर नहीं है तो ये रिएक्शन होने के चांस भी नहीं है। तो उस सेल में सॉल्यूशन बनाए रखने के लिए हमें वाटर डालना पड़ता है उसको, ठीक ना। और एक आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय जो पुरानी बैटरीज होती है, कभी देखा हो आपने, तो व्हाइट कलर की हो जाती है। उनके जो टर्मिनल होते हैं ना ऊपर, वहां भी व्हाइट कलर का सब्सटेंस जम जाता है। बैटरी चारों तरफ से जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलने लग जाता है पुरानी बैटरीज में। तो वो क्या होता है, PbSO4। PbSO4 इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT, ठीक। तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस उसमें जमने लग जाता है। ये बैटरीज भी कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, 2-3 साल बाद, ठीक है ना। लेकिन अब उनका कारण बहुत सारा है, डिप्लीशन हो जाएगा इनका, ठीक है ना, या फिर H2SO4 वहां खत्म हो गया, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये 2-3 साल तक रिचार्जेबल अच्छे मोड में ये काम करती है, ठीक है ना। और उसमें कंटिन्यूसली वाटर का अमाउंट बनाए रखना पड़ता है। देखा होगा आपने, डिस्टिल वाटर भरना पड़ता है, उसमें जो इस तरीके से होते हैं नट्स होते हैं, उनको खोल के वाटर, उसमें लेवल भी बताता है वाटर का, ठीक। तो ये चीज है लेड स्टोरेज बैटरी का एग्जाम्पल। कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल आउट किए तो n की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 2 मॉलिक्यूल खत्म होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यानी मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि 2 मॉलिक्यूल H2SO4 कंज्यूम अगर हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने वाला है। 2 से 2 का रिलेशन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसके बेसिस पे कि 1 मोल H2SO4 कंज्यूम्ड, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस्ड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फेराडे चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। 1 फेराडे चार्ज इज 96500 कूलम। रिलेशन याद रह जाएगा, 1 मोल H2SO4 के साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फेराडे चार्ज, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे किसी न्यूमेरिकल में पता लग जाए कि कितना मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ है, तो मैं उसकी सहायता से बता सकता हूं कि कितना चार्ज बैटरी ने प्रोड्यूस किया है। तो ऐसा एग्जांपल हम कर रहे हैं, ए लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स, बैटरी contains 2 liter H2SO4 solution, और हमें ये दे दिया कि 1.2 ग्राम पर लीटर पर ml डेंसिटी है, एंड ये है 40% वेट बाई वेट, ठीक है। हमसे बोला कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग density of H2SO4 reduces to 1.1 gram per ml and percentage weight by weight is 20%. Calculate amount of charge produced keeping volume constant. Volume
कांस्टेंट। यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम वहां पर ड्यूरिंग यूज जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो अब मैं ये करूं कि सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, मतलब कितना है 2000 ml। डेंसिटी मुझे दे दी है 1.2 ग्राम पर ml। अगर मेरे पास वॉल्यूम और डेंसिटी है तो मैं मास निकाल सकता हूं सॉल्यूशन का। m कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2000 इंटू 1.2 बराबर 2400 ग्राम। यानी कि पूरे H2SO4 का मास मैंने निकाल लिया सॉल्यूशन का, पूरे का एक्वस का 2400 ग्राम। लेकिन ये साथ में दे रहा है कि 40% इसमें वेट बाय वेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें H2SO4 कितना आएगा 40%, यानी 0.4 टाइम्स ऑफ 2400, इतना ग्राम आ गया। भाई वेट बाय वेट परसेंटेज दी हुई है ना, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम पड़ा हुआ है। इसका मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम है तो 2400 में कितना होगा, इतना ही हो गया। इसका 40% निकाल लिया मैंने, कितना आ जाएगा 960 ग्राम। अब ये तो शुरू में H2SO4 पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, हमने क्या किया, इसको डिस्चार्ज किया, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज, अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि वॉल्यूम कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में अभी भी सॉल्यूशन का कितना लो 2 लीटर 2000 ml, बट डेंसिटी बिकम्स 1.1 ग्राम पर। इसका मतलब मास सॉल्यूशन का क्या होगा, मास सॉल्यूशन का होगा यहां पे 2000 इंटू 1.1 बराबर 2200 ग्राम। अब आपके दिमाग में आएगा कि मास तो कंजर्व रहता है हमेशा, ये कैसे कम हो गया। कारण ये कि PbSO4 जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है प्रेसिपिटेट, तो वो तो सॉल्यूशन से बाहर निकलता जाएगा ना, इसलिए मास कम हो गया। इसमें H2SO4 कितना पड़ा हुआ है, ये बोल रहा है कि डेंसिटी रिड्यूसेस टू दिस एंड वेट बाय वेट इज 20%। यानी अब H2SO4 इसका 20% होगा, इसका 20% यानी 0.2 टाइम्स ऑफ 2200, यानी कितना हो गया 440 ग्राम। अब आप ये देखो कि H2SO4 960 ग्राम से 440 ग्राम में चेंज हो चुका है। तो H2SO4 जो कंज्यूम हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, इज इक्वल टू 960 माइनस 440 ग्राम, कितना आ गया ये 520 ग्राम। मेरे पास मास आ गया H2SO4 का, मैं निकाल लूं मोल H2SO4 के, कितने हो जाएंगे 520 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 90 मोल आ गए अपने पास, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए ये कितना आ जाएगा, लगभग डिवाइड करेंगे 5.3 के आसपास, 5.3 मोल लगभग मान लो, ठीक है। 5.3 मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ है। रिलेशन पे आ जाते हैं इधर। इस रिएक्शन में 2 H2SO4 के लिए कितने थे वैलेंसी फैक्टर, एक तरह से 2 के लिए 2 है तो एक के लिए एक ही होगा। तो मैंने यहां लिखा था कि 1 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फेराडे चार्ज, यानी 965 जूल। तो मैं सीधा ही लिख दूं ना कि चार्ज कितना जनरेट होगा, चार्ज इज इक्वल टू 5.3 फेराडे इज इक्वल टू 5.3 इंटू 96500 कूलम। चार्ज पता लग गया। अब इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दे कि कितने समय तक 2 एम्पियर का करंट पास करेगा, तो इसका मतलब मैं इसको Q बराबर क्या लिख दूं, I इंटू टी। अगर ये क्वेश्चन में बोले कि दिस बैटरी वर्क्स फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच करंट इज प्रोड्यूस, तो T रखकर मैं I निकाल लूंगा। या ये पूछ ले कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस करंट ऑफ 2 एम्पियर, हाउ मच टाइम इट विल वर्क, तो I 2 एम्पियर रखकर मैं टाइम निकाल लूंगा कि कितने समय तक ये बैटरी करंट प्रोड्यूस करने वाली। समझ गए बात हो। तो यहां पर ये रिएक्शन किस वक्त है, डिस्चार्जिंग के वक्त, चार्जिंग के वक्त इसका उल्टा। ये समझ गए हैं। 1 मोल से 1 फेराडे, ये रिलेशन याद रखना है। वॉल्यूम 2 लीटर है तो मास निकाल लिया,
इसमें H2SO4 निकाल लिया, ठीक है। बाद में वॉल्यूम वही रखा तो उससे मास निकाल लिया, उसमें H2SO4 निकाल लिया, H2SO4 यूज हुआ, मास निकाल लिया, उससे मोल H2SO4 का आगे जितने मोल H2SO4 है उतने ही फेराडे चार्ज डेवलप करेगा, और Q बराबर IT रख के मैं आगे सोल्व कर सकता हूं। समझ गए बात को? किसी वो है फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की सबसे बड़ी खासियत है इट इज पॉल्यूशन फ्री। और ये जितने भी सेल हम पढ़ रहे हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इसमें कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक। तो उनमें भी सबसे अच्छा जो टाइप है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही आसान है वैसे, ठीक है ना। वैसे यूज में ये लिया जा रहा है अभी, लेकिन इसका यूज अभी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके कुछ कारण है कि जैसे मान लो मैं यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर दूं, इधर से मैं ऑक्सीजन गैस पास कर दूं, और यहां पर हम जो है इस तरीके से इलेक्ट्रोड रख देते हैं कंपार्टमेंट सेपरेट करके। ये ग्रेफाइट या कार्बन रोड्स हैं, सॉरी, ग्रेफाइट रोड्स विथ प्लेटिनम कोटिंग। अब मेन दिक्कत इनको बनाने में ना प्लेटिनम की है। प्लेटिनम इज प्रीशियस मेटल का, मतलब सोने से भी महंगा है, इसलिए जो है इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत, कॉस्ट वाइज थोड़ा सा ज्यादा है। तो बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो प्लेटिनम यूज होता है इसमें, और दूसरी प्रॉब्लम है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिलेंडर यूज करने पड़ेंगे, और हाईली इनफ्लेमेबल गैस है हाइड्रोजन गैस। तो अगर अपन व्हीकल में हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा रहे हैं, वो गलती से आग लग गई, ठीक है ना, तो वो एक तरह से एक्सप्लोड करेगा। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं अपन, रिएक्शन वही हो रही है। अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कांटेक्ट में लाऊं तो इमीडिएटली हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज इन द O2 एंड फॉर्म्स वाटर। अगर हम नॉर्मल भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिला देंगे तो एक्सप्लोजन के साथ वो जलेगी और वाटर बना देगी, ठीक है ना। तो वही रिएक्शन हम यहां करा रहे हैं। यहां सॉल्यूशन हम भर देते हैं OH माइनस सॉल्यूशन, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले रिएक्शन होगी कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पर रिएक्शन होगी कि O2 प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर OH माइनस बनाने लग जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहां बैलेंस कर दूं, O2 प्लस वाटर जो है यहां H2O, ये हाफ O2 कर दूं मैं इसे, प्लस यहां कर देता हूं 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी रिएक्शन क्या हो रही है कैथोड पर, ये क्या बना हुआ है मैंने, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। तो कैथोड पर ऑक्सीजन आई, वाटर से रिएक्शन करा, और कैथोड पे इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, OH माइनस, ठीक। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी कि एनोड पे हाइड्रोजन गैस आई, प्लस यहां से उसे मिल गया 2OH माइनस, ये क्या बना देगा 2 वाटर, प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब जब आप इसको जोड़ोगे दोनों रिएक्शंस को, तो क्या आने वाला है H2 प्लस हाफ O2, और यहां से क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं। अगर मान लो यहां से आपको दिक्कत आए देखने में तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, ठीक। जैसे अगर मैं यहां से लिख दूं O2 प्लस यहां से 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से 4OH माइनस, और ये रिएक्शन 2H2 प्लस 4OH माइनस से यहाँ 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम काटेंगे दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे
तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2H2 प्लस O2 से 2H2, ठीक है, गैस गैस लिक्विड। और कितने इलेक्ट्रॉन में काट रहा हूं? 4। अभी देख लो नेट रिएक्शन क्या हो रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर, तो पॉल्यूशन फ्री हो गया है, बाई प्रोडक्ट इज वाटर, ठीक है ना, नॉइज पॉल्यूशन है ही नहीं सेल में, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक कार, जो लेटेस्ट जो इनकमिंग टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक कार, वो इसी तरीके सेल पे बेस्ड है कि पहले सेल को आपने रिचार्ज कर दिया और उसके बाद फिर उसको आप चला सकते हैं, पर लिमिटेशंस है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार जैसे डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा उसको चार्ज करो, तो वो तो खैर अलग पार्ट है, वो डिजाइन का पार्ट है जिससे अपन को लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो करंट प्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है ना। किसकी तरह काम कर सकता है? एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल। अभी तो किसकी तरह काम करेगा? गैल्वेनिक सेल, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करेगा। इसमें आप ही देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन के लिए 2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना लिख दूं? 2, और इसके लिए 1 के लिए 4 इन्वॉल्व है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना लिख दूं? 4। ये मैंने याद करने के लिए आपको बोला हुआ है। हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर 2 और ऑक्सीजन का 4। ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं रिडॉक्स से। कैसे? हाइड्रोजन +1 से कहा, 0 से कहा जा रहा है? +1 में। चेंज कितने का हो गया? 1 का। एटम कितने हैं? 2, तो 2 हो गया वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, चेंज कितने का? 2 का। एटम कितने हैं? 2, तो वैलेंसी फैक्टर 4, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एग्जाम्पल, ठीक है ना, जिसमें दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे। बोल रहे हैं कि हम चाहें तो इसके साथ जो है दूसरी रिएक्शंस भी करा सकते हैं, CH4 और O2 का फ्यूल सेल भी बना सकते हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि रिएक्शन क्या होगी नेट, तो ये कंबशन रिएक्शन ही है, हाइड्रोजन प्लस O2 से वाटर कंबशन। तो जैसे कंबशन होता है वैसे के वैसे लिख दूं कि CH4 प्लस O2 से क्या बनेगा? CO2 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा? वाटर। बैलेंस कर लूं इसे मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H2O, यहाँ आ जाएगा 2O2। ये नेट रिएक्शन है। यानी अब की बार आप सेल में क्या कर रहे हो, एक तरफ से CH4 मीथेन गैस पास कर रहे हो, एक तरफ से ऑक्सीजन, ठीक है। तो मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर मान लो मीथेन गैस जो है इसका वैलेंसी फैक्टर ये -4 स्टेट में, ये कौन सी स्टेट में? +4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो कितना हो जाएगा? 8, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? =4। तो मैं जब चार्ज पास करूंगा तो फेराडे लॉ से मोल बराबर IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500, तो मुझे पता लग जाएगा ना कि कितना यूज हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैलकुलेट amount of hydrogen and oxygen used if we want to produce 96.5 ampere current 4000 second। अब ये न्यूमेरिकल जो है कैसे करेंगे अपन? ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो रही है, बिल्कुल आसान है। N हाइड्रोजन बराबर IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500। मैंने आपको बोल दिया है कि वैलेंसी फैक्टर इसका 2 लेंगे, तो कितना मोल कंज्यूम हुआ? हाफ। कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ? 11.2 लीटर 8 STP। बोलो सही है। और मोल ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ? IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर इसका 4, तो 1/4 मोल इसका कंज्यूम हुआ, मतलब 5.6 लीटर 8 STP। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि टोटल गैसेस कितनी कंज्यूम हुई, टोटल गैस कंज्यूम्ड, तो कितना आ जाएगा? हाफ प्लस 0.25 0.75 मोल। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा टोटल कंज्यूम? 16.8 लीटर 8 STP। समझ गए बात को?
फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होने वाली है वो इस फार्मूले से पता लगेगा, IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 9650। मैंने आपको बोल दिया है कि ये याद कर लो, हाइड्रोजन वैलेंसी फैक्टर 2, ऑक्सीजन 4, ये तो आप सीधा याद कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ CH4 कर देता, ठीक है, तो CH4 के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना लिख देते आप, 8, ठीक ना। तो क्वेश्चन को इसमें चेंज भी किया जा सकता है, कोई और लिया जा सकता है हाइड्रोकार्बन, है ना। इज नीटा, तो नीटा करंट एफिशिएंसी होगी कि नीटा इज इक्वल टू, अगर नीटा का यूज करना है मुझे तो मोल इज इक्वल टू IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू में क्या कर दूं नीटा। अगर क्वेश्चन में मुझे करंट एफिशिएंसी दी हुई है नीटा, तो मैं इस फार्मूले के साथ नीटा को इंक्लूड कर दूंगा। अगर नहीं दी हुई है तो मैं 100% मान के इसको हटा दूं। एफिशिएंसी 100% होगी तो इसका मतलब यह है कि नीटा क्या होती है, मोल एक्चुअल प्रोड्यूस्ड अपॉन मोल थियोरेटिकल इनटू 100, या मैं बोलूं मास एक्चुअल प्रोड्यूस अपॉन मास थियोरेटिकल इनटू 100। तो थियोरेटिकली कितना प्रोड्यूस होने वाला है मोल, IT अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500, ठीक है। अब एफिशिएंसी 50% हुई मान लो, तो ये जितना हो सकता है उसका 50% ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और अगर एफिशिएंसी 100% में हो, नीटा परसेंट एफिशिएंसी अगर बोल दिया हो, तो ये क्या होगा, नीटा इंटू 100। तो एक बार जेई ने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें करंट एफिशिएंसी का जिक्र था, तो करंट एफिशिएंसी का जिक्र होगा तो W इज इक्वल टू, अपन ने याद हो तो एक फॉर्मूला लिखा था EIT अपॉन 9650, ये भी था, इसके साथ क्या लगा दूंगा सिर्फ, तो करंट एफिशिएंसी दी हुई है तो अपन फार्मूले में नीटा लगा देंगे, अगर जिक्र नहीं है तो फिर उसको हटा देंगे 100% मान के। नीटा 100% का मतलब नीटा कितना हो गया अपन, तो जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था वो एग्जाम्पल था नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने वाला। क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख रहा हूं पर ये इस पे बेस्ड था। क्वेश्चन ऐसे था कि 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, है ना, इस टेकन, और उसके साथ I और T में से कुछ पूछा था, एफिशिएंसी पूछी थी या I या T पूछा था। तो नाइट्रोबेंजीन जो है ये हो जाएगा NO2 और इससे मैं बना रहा हूं एनिलीन। अब आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा यहाँ पे। इसके लिए बेंजीन रिंग के लिए हमेशा +1 लेते हैं अपन, तो +1 -4, यहाँ नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है, +3, +1 +3, यहाँ स्टेट हो गई -3। कितना चेंज दिखाई दे रहा है, 6। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना लेना है, 6। तो क्वेश्चन में जब अपन को बैलेंस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो ये कितना लेंगे, 6। नीटा क्या है, करंट एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव था, वो मैंने लिखा नहीं है, पर वो बेस्ड किस पे था, नीटा पर और इसके वैलेंसी फैक्टर पर। नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, +3 से जब भी बेंजीन रिंग होगी वो +1 लेते हैं। बेंजीन रिंग +1 स्टेट, ऑक्सीजन -2, तो इस पे चार्ज +3 और यहाँ पे चार्ज -है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 6 का, तो वैलेंसी फैक्टर 6। ठीक, यही रोक रहे हैं आज।